लोकेश पोर्टफोलियो पर आपकी राय नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप बताइए कि उन्हें 40,000 की सिप शुरू करनी है। दो म्यूचुअल फंड में इस पैसे को वो डिवाइड करना चाहते हैं। 40,000 की सिप, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, 20 साल का नज़रिया रखते हैं, तो इनके लिए आप किस तरह की स्कीम पिक करेंगे? और 40,000 है तो सीधा सीधा 20,000 एक में, 20,000 एक में। विकास, देखिए, अगर आपको दो ही स्कीम्स चूज करनी है तो फिर मैं यही बोलूंगा, आप एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक्सपोजर जो है ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करते हैं एक लार्ज कैप फंड से और आप चाहते हैं एग्रेसिव बेट, तो वो वहां पे पूरी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव बेट लेना चाहता हूं, बट इतना एग्रेसिव भी नहीं होना चाहता हूं कि मेरा 20,000 एक स्मॉल कैप में जा रहा है, एक मिड कैप में जा रहा है, और परिस्थितियां अगर कोई खराब हो गई ऐसी मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, तो पोर्टफोलियो पूरा जोर से हिट ले लेगा। ऐसे केस में क्या करें? तो बेस्ट तरीका क्या होगा, एक लीजिए आप फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर क्या करेंगे, आपसे पैसा जो जो भी आप निवेश करेंगे वो देखेंगे कि मार्केट इस समय किस चीज के लिए ज्यादा जो है कंड्यूसिव है, या किस कौन सी मार्केट कैप के लिए उनको लगता है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो वो पूरा का पूरा ज्यादा जो ज्यादातर फंड है वो लार्ज कैप का ही ले सकते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स का बास्केट बना सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा स्मॉल कैप का। लेकिन उनके लिए कोई बंदिश नहीं होती कि मुझे इतना मिड कैप, इतना स्मॉल कैप, इतना लार्ज कैप लेना है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। जहां पे भी मार्केट की डायरेक्शन जा रही है, जहां पे भी अपॉर्चुनिटी उनको नजर आ रही है, वहां वो आपके पैसे को निवेश करते रहेंगे। तो आपका एक सोल्यूशन ये हो गया कि आप खाली रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गए कि मैं लार्ज कैप में ही अटक के रह गया, या मैंने लार्ज कैप फंड ले लिया लेकिन वहां तो मिड और स्मॉल कैप चल रहा है। अब आ गया दूसरा दूसरा स्ट्रैटेजी, हमने बोल दिया मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में क्योंकि फंड मैनेजर को यहां पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि 25% आपने बेयर मिनिमम लार्ज कैप में डालना ही डालना है, 25% आपने बेयर मिनिमम मिड कैप फंड में डालना है, मिड कैप स्टॉक्स में डालना है, और 25% आपने जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालना है। तो अब आपका ये लार्ज मिड स्मॉल, ये आपका एक्सपोजर हो गया। अब बचा जो रिमेनिंग 25%, वहां फंड मैनेजर को फ्रीडम दी गई है कि आप ये देख लीजिए कि मार्केट कहां पे ज्यादा आपको अच्छी लग रही है, कहां बेहतर लग रही है, आप वो 25% डिवाइड कर सकते हैं उसमें। तो ऐसे केस में अब क्या हो गया कि आपने जर्नी शुरू की, आपने 20-20 हजार के दो फंड लिए, लेकिन आपको कोई चीज छूटी नहीं, आपके पास लार्ज कैप भी रहेगा, मिड कैप भी रहेगा, स्मॉल कैप भी रहेगा, और अगर आप इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड देखें वो भी बहुत अच्छा है। तो ये दो फंड्स हैं जो मुझे लगता है प्रियंका जी इनको स्टार्ट करना चाहिए। ओके, चलिए बढ़िया। अब लेकर आते हैं दो फंड्स। 40,000 को वो दो फंड्स में समेट रहे हैं लोकेश, लेकिन जो अगला पोर्टफोलियो है वो है आनंद जी का। और आनंद जी ने जो है 11 स्कीम्स रखी हैं अपने पोर्टफोलियो में, कुछ सिप है, कुछ लमसम है। सो चलिए विकास, आपके सामने रखते हैं आनंद जी का पोर्टफोलियो। एज है इनकी 40, और इन्होंने लिखा है कि लो टू मॉडरेट रिस्क टेकर हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, इनकी माता जी हैं, बिटिया है, वाइफ है, और वाइफ हाउसवाइफ है और होम मेकर हैं, प्लस जो है कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कैसे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएं, एडवाइस कीजिए। सो सबसे पहला स्कीम एक्सिस का लार्ज कैप, 1,000 की सिप यहाँ पर चल रही है। एक्सिस की स्मॉल कैप में 1,000 की सिप चल रही है। फिर एक एक्सिस का ELSS फंड है जिसमें इन्होंने ना 25,000 की लमसम की है। अब आते हैं सिप पर। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप 3,000, ICICI प्रू का लार्ज कैप 3,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप यहाँ पर भी 3,000 की सिप है। HDFC के मिड कैप में भी जो है ये 3,000 की सिप कर रहे हैं। प्लस उसके बाद है जियो का ब्लैक रॉक 3,000 की सिप, एक्सिस का लार्ज एंड मिड कैप 1,000 की सिप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 1,000, बंधन का स्मॉल कैप 1,000। ओके, 11 स्कीम है। उन्होंने खुद कन्फेस किया कि मैंने इसलिए ज़्यादा रखे कि ताकि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सके, और कुछ निवेश 1 साल पुराने हैं, कुछ 4 महीने पुराने हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपसे शेयर की है। अब बताइए कि क्या चेंज करना चाहिए इनको इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्कीम्स। विकास, देखिए अनिंद्या जी, आपने खुद ही ये कन्फेस किया है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन आप अगर लो टू मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो आपने 3-3 स्मॉल कैप फंड ले लिए, तो आपकी जो फिलॉसफी है उसके सामने वो उस चीज को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो यहाँ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एग्रेसिवनेस है पोर्टफोलियो की वो कम करने की जरूरत है। और जैसा प्रियंका जी ने बोला कि 11 स्कीम्स बहुत ज्यादा होती हैं किसी पोर्टफोलियो के लिए,
जितनी ज्यादा स्कीम्स रखेंगे उतना अच्छा रिटर्न आएगा, ये इसकी गारंटी नहीं होती है, बल्कि उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग फंड होंगे वो आपकी रिटर्न को थोड़ा सा नीचे की ओर लेके चले जाएंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करें, जो स्मॉल कैप से हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज अच्छी जो मुझे प्रियंका जी, अच्छी नहीं मतलब मैं एक चीज इनको बोलना भी चाहूंगा कि ही इज अ सोल ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली। तो ऐसे केस में आप अनिंद्या जी पोर्टफोलियो तो बिल्ड कर ही रहे हैं, बट मेक श्योर करें कि आपने एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हो और आपने एक अच्छा लाइफ कवर भी लिया हो। तो पहले वो जो रिस्क वाले जो फैक्टर्स हैं उसको आप कवर कर लीजिए, बिकॉज आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें रिस्क मिटिगेशन बहुत जरूरी होती है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। तो ये मेरे तरफ से एक ऑब्जर्वेशन था कि अगर आपने नहीं किया तो आप उसको कर लीजिएगा। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो में जो टू स्टार्ट विद जो तीन आपके स्मॉल कैप फंड्स हैं उसको आप कंसोलिडेट करके केवल एक स्मॉल कैप फंड में रखें। आपके केस में हालांकि बंधन स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म किया है टाइम टू टाइम, लेकिन इन तीनों में आपके प्रोफाइल को देखते हुए निपॉन स्मॉल कैप जो है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, और बाकी के जो स्मॉल कैप है आप इसमें मर्ज कर दीजिए। और मर्ज करने के लिए भी जब हम बोलते हैं तो आप क्या करिए, पहले एसआईपी बंद करिए दूसरे दो स्मॉल कैप की, और ये वाले जो निपॉन स्मॉल कैप का एसआईपी अमाउंट बढ़ा दीजिए। और फिर आप देखिए कि आपका जो एक साल पूरा हो जाए और एग्जिट लोड फ्री आपके यूनिट्स हो जाएं और 1,25,000 तक का कैपिटल गेन एग्जाम्पशन मिलता है, उस दायरे में रहते हो आप फिर उसको विड्रॉ करके इसमें मर्ज कर दीजिए। तो थोड़ा समय जरूर लग सकता है आपको, बट आप इसको इस तरीके से कंसोलिडेट करें। एक्सिस का जो ईएलएसएस फंड है, क्योंकि आपने शायद ये पहले लिया होगा, अब न्यू टैक्स रिजीम है जिसमें 12 लाख तक का टैक्स नहीं है। अगर आपका जो सैलरी है या इनकम है वो 12 लाख के नीचे तक की आती होगी तो फिर आपको ये ईएलएसएस फंड की जरूरत नहीं है। तो वो एक बार आप अपने सीए के साथ भी कंसल्ट कर लीजिए कि आपको ईएलएसएस चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए, 3 साल पूरे हो जाएं तो यहाँ से भी आप निकल सकते हैं, फिर जो आपके रनिंग फंड्स होंगे उसमें वो पैसा आप निवेश कर दीजिए। अब आप देखें, लो रिस्क आपने बोला, लेकिन उसमें भी आपने जो है 3 लार्ज कैप ले लिए, तो कई बार ये भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है कि आपने एक ही तरह की बहुत सारी स्कीम्स ले ली, तो वो भी पोर्टफोलियो की हेल्थ हाइजीन के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऐसे केस में अब अगेन निपॉन लार्ज कैप वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड है। एक्सिस लार्ज कैप ने भी काफी समय तक जो है अपना जो दबदबा बना के रखा, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो की जो अभी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप आप रखें, और दूसरे दो जो लार्ज कैप है वो इसमें मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने का तरीका जो मैंने पहले पहले आपको बता दिया। तो ये एक थोड़ा सा जो मुझे लगता है रिस्ट्रक्चरिंग आप कर लें तो बेहतर रहेगा। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, अगर आपका ये एसआईपी चलता रहे और जो आपने पैसा जमा किया है वो सब अगर 12% की दर से भी बढ़ता रहे तो लगभग 15 साल में 1,05,00,000 के आसपास आपका ये बन जाएगा। और यही अगर आप 20 साल तक जर्नी कंटिन्यू रखते हैं तो महज 5 साल और आप बने रहे तो उससे पोर्टफोलियो आपका 2 करोड़ तक का भी पहुंच सकता है। ओके, ग्रेट।